CH4 का नाम क्या होता है मैम? आपने बताया था CH4 का नाम होता है मीथेन, लेकिन क्या था ऐसा, किस रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम मीथेन पड़ा? आज के इस लेक्चर में जनरल मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगी, जनरल नेमिंग के रूल्स बताऊंगी और जनरल बताऊंगी कि किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाकर के उस कंपाउंड का IUPAC नाम बोलोगे तो IUPAC है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ये हर जगह से होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 हम कवर कर रहे हैं और यूनिट 1 में ऑलरेडी मैं आपका 2 लेक्चर्स ले चुकी हूं, जिसमें हमने क्या कवर किया है। पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन, आपकी पूरी POC पूरे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या इंट्रोडक्शन रहता है। कंप्लीट डिकोडिंग ऑफ सिलेबस करी है हमने, जहां पर सिलेबस में क्या क्या है, पूरे सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फाउंडेशन है, उस लेक्चर में मैंने वो भी डिस्कस किया हुआ है। और किसी बच्चे को अगर डाउट है कि POC में हम पढ़ते क्या है, POC हम पढ़ते क्यों हैं, तो ये सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर 1 में कवर की हुई है। आप चाहो तो वहां से वो लेक्चर देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके अलावा हमने एक लेक्चर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लासिफिकेशन इतना ज्यादा बेसिक और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आएगा तो बेटा पूरे सेमेस्टर में जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं आपको उनके नाम ही नहीं समझ में आ पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमने जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब बहुत डिटेल में कवर किया है और मैंने प्रॉपरली आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो एज इट इज वो लिख कर आना, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो बेटा सबसे पहले जाकर के लेक्चर्स कवर करिएगा, बाद में आइएगा नॉमेनक्लेचर के आज इस लेक्चर पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कल क्लासिफाई किए थे उनका हम नेम कैसे रखेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे पड़ा। जैसे कि हमारे पास हम बहुत बार बोल चुके हैं CH4 का नाम क्या होता है मैम? आपने बताया था CH4 का नाम होता है मीथेन, लेकिन क्या था ऐसा, किस रूल के अकॉर्डिंग इसका नाम मीथेन पड़ा? किस रूल के अकॉर्डिंग हम ग्लूकोज को ग्लूकोज बोलते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग हम एल्कोहल्स बोलते हैं, कैसे कैसे हम इनको ये नामों से जानते हैं। आज के इस क्लास में हम पूरा नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जनरल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। उसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्कीन्स एंड स्पेशली फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। एल्कीन्स का कैसे नॉमेनक्लेचर रखना है, और अगर तो कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जैसे एल्डिहाइड आ गया, एल्कोहल आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इनमें हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में जनरल मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगी, जनरल नेमिंग के रूल्स बताऊंगी और जनरल बताऊंगी कि किस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। और यहां से अगर सवाल आएगा, और ये सवाल मैं आपको बता देती हूँ, ये सवाल आपके बी फार्म के एग्जाम में आ चुका है। दैट मीन्स ये वाला आपका क्या है मैम, ये PYQ है। नॉमेनक्लेचर आपका सवाल आ चुका है। सवाल कुछ ऐसा आया था और वो भी लॉन्ग में आया था कि कॉमन मेथड और IUPAC मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये सवाल आपसे बी फार्म में कई बार पूछा गया है, कई प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन आ चुका है। रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मे बी लॉन्ग में दे दे या मे बी शॉर्ट में ही उठा करके वो इसको दे दे। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलो समझते हैं भाई नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। देखो बेटा, नाम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि मेरा नाम है प्रियंका, अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम प्रियंका नहीं रखा होता तो आप लोग कैसे जानते कि ये कौन सी मैम है, कैसे पहचानते कि यार एक मैम आती है ना वो POC पढ़ाती है, लेकिन उनका तो नाम ही नहीं पता, कैसे हमें आइडेंटिफाई करते फिर। सिमिलरली बेटा, अगर आपका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता तो आप कैसे आइडेंटिफाई किए जाते। तो जिस तरीके से हम ह्यूमंस का नाम रखा जाता है, हम सभी का नाम रखते हैं, सिमिलरली हमने क्या किया, हमने केमिकल कंपाउंड्स का भी नाम रखा। अदरवाइज जैसे कि अगर हमारा CH3OH यानी कि मिथेनॉल है, हमें किसी रिएक्शन में मिथेनॉल को इन्वॉल्व करना है, अगर इसका नाम मिथेनॉल नहीं होता तो हम क्या बोलते, ओए जरा सुन ना CH3OH यहाँ से उठा दे, ऐसे बोलना पड़ता ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं मैम, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी आर हैविंग मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन सभी का नाम रखना बहुत ज्यादा जरूरी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लेक्चर अपना शुरू करेंगे यहां से, दैट वी आर हैविंग
मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत टाइप के हमारे पास क्या है मैम, बहुत प्रकार के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड it is necessary क्या नेसेसरी है मैम, उन कंपाउंड्स को उनका नाम देना बहुत जरूरी है। टू नेम दीज कंपाउंड्स, इट इज नेसेसरी टू नेम दीज कंपाउंड्स, it is necessary to name these compounds for their unique identification, उनके unique identification के लिए। है ना जी, समझ में आ रहा है ना आपको नेमिंग क्यों जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सबकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी है मैम, उन सभी की यूनिक आइडेंटिटी के लिए जरूरी है कि हम इनका नाम करें। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वहां पर दो तरीके के नोमेनक्लेचर सिस्टम चलते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, for the naming of organic compounds, we have two methods. We have two methods. और इन्हीं मेथड से आपका सवाल बन चुका है, इन्हीं मेथड्स पे सवाल आया था। कौन कौन से बेटा दो मेथड होते हैं, समझो बेटा। जो पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉमन मेथड। कॉमन या फिर ट्रिवियल भी बोल सकते हो, कॉमन या फिर आप ट्रिवियल मेथड भी बोल सकते हो। जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया होगा, सबसे पहले जो नाम रखा जाता है ऐसा समझ लो, दैट इज कॉमन और ट्रिवियल मेथड, है ना जी। कॉमन और ट्रिवियल मेथड के बाद अगला मेथड कौन सा होता है मैम, अगला मेथड होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या होती है बेटा? आईयूपीएसी जब भी लिखना एग्जाम में उसकी फुल फॉर्म आप मेंशन करेंगे। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कॉमन या फिर ट्रिवियल मेथड्स के या ट्रिवियल नेम जो थे बेटा, वो ज्यादातर किसके बिहाफ पे रखे गए? मान लो गन्ने के जूस से हमें कोई एलिमेंट मिल गया, तो उस गन्ने के जूस के किसी नाम पे या गन्ने के नाम पे रख दिया गया। या मान लो कि जिसने वो एलिमेंट ढूंढा उसने अपने नाम पर उस एलिमेंट को रख दिया, कहाँ वो एलिमेंट मिला उसके नाम पर रख दिया, है ना। तो ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे। ये आते थे कॉमन नेम के अंडर। किसके अंडर आते थे मैम? कॉमन नेम के अंडर आते थे। लेकिन आईयूपीएसी के अंडर क्या होता है बेटा? आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है नेमिंग का। यानी जो भी एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होगा बेटा, चाहे आप इंडिया में जाओ, चाहे आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाओ, आप यूके जाओ, यूएस जाओ, ये जो आईयूपीएसी नाम होगा हर जगह आप इस कंपाउंड को उसी नाम से जानोगे। तो मान लो इंडिया में कुछ और नाम है, वो कॉमन नेम में आ जाएगा। मे भी बहुत सारे देश या बहुत सारे कंट्रीज उस कॉमन नेम को ना जानते हो, वहां पे वो कॉमन नेम नहीं चलता है। लेकिन अगर आपको आईयूपीएसी पता होगा, तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाकर के उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बोलोगे, तो आईयूपीएसी है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ये हर जगह सेम होगा। जो इंडिया में होगा वही आउट ऑफ इंडिया भी होगा। तो ये नेम क्या होता है मैम? ये इंटरनेशनल नेम होता है, जो कि हर जगह सेम होता है। और याद रखना, आईयूपीएसी सिस्टम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन मेथड बाद में स्टार्ट कर दिया गया था, इसमें बहुत सारी दिक्कत भी आई थी। हर जगह कॉमन मेथड हम नहीं जान रहे थे, हम ज्यादातर क्या जान रहे थे, हर जगह हम लगा सकते हैं आईयूपीएसी मेथड। तो जो आईयूपीएसी मेथड होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। पढ़ते हम ऑल्दो कॉमन मेथड भी है या फिर ट्रिवियल मेथड भी है। तो सबसे पहले हम क्या कवर करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं अपना कॉमन या फिर ट्रिवियल मेथड्स को। सबसे पहले हम अपना कवर कर लेते हैं कॉमन या ट्रिवियल मेथड्स। क्या होते हैं कॉमन या फिर ट्रिवियल मेथड्स, जरा बताइएगा। किसी बच्चे को पता है? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि हमने यहाँ पे जो कॉमन या ट्रिवियल मेथड्स लिखे हैं ये क्या होते हैं? लिखिएगा, in this system naming of organic compounds is done on the basis of,
किसके बेसिस पर की जाती है? देखो, जितने भी हमारे कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम होते हैं, यहाँ पर नेमिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स। बताऊंगी अभी कौन कौन से। इज डन ऑन द बेसिस ऑफ many factors। कौन कौन से फैक्टर भाई बता दो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन से फैक्टर पे हम बेसिक करते हैं। मैम उनका सोर्स क्या है, यानी हमें वो कहां से मिले हैं। डिस्कवरर का नाम क्या है, सच एज, सोर्स क्या है उनका, डिस्कवरर का नाम क्या है, यानी जिसने खोजा उस एलिमेंट को, उसका नाम क्या था। क्योंकि पता है बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होते थे जिसने मान लो कोई एलिमेंट खोजा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम पर ही किसी भी एलिमेंट का नाम रख दिया। तो सोर्स पे डिस्कवरर कौन थे, उनके नाम पे, या फिर हमें वो कहां से मिला है, किस प्लेस से मिला है, या फिर हमें कहां से वो मिला है, किस प्लेस से मिला है, और स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड की जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पर क्या करते थे, उसके बेसिस पर हम कॉमन नेम्स रखा करते थे। क्या करते थे मैम, उसके बेसिस पर हम कॉमन नेम्स रखा करते थे। तो कॉमन या ट्रिवियल नेम क्या होते थे मैम, ट्रिवियल नेम जो है वो बहुत ही क्लासिक सिस्टम होता है हमारे पास में। जब आईयूपैक सिस्टम आया नहीं था तब क्लासिक सिस्टम का यूज करते थे। क्लासिकल सिस्टम में बेसिकली जितने भी हम नॉमेनक्लेचर रखते थे वो कई सारे सोर्सेस पे, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते थे। जैसे कहां से हमें वो कंपाउंड मिला, उस कंपाउंड को की खोज किसने करी, में भी उसके नाम पर ही रख दिया। उस कंपाउंड को हमने कहाँ ढूंढा, उसका प्लेस क्या है, और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेसिस पर क्या करते थे मैम, इसके बेसिस पर हम कॉमन या फिर ट्रिवियल नेमिंग रखते थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज वी आर हैविंग CH3OH। अब CH3OH आप सभी को पता है कि ये क्या है मैम, एल्कोहल है। कहाँ से मिलता है बेटा, वुड स्पिरिट से मिलता है। आपको कहाँ से मिलता है मैम, ये हमें मिलता है वुड स्पिरिट से। अब क्योंकि अल्कोहल जो है वो हमें वुड स्पिरिट से मिलता है, तो हम सॉरी अल्कोहल का नाम हमने वुड स्पिरिट रखा। क्यों, क्योंकि मैम ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हमें मिला। इसका नाम वुड स्पिरिट क्यों लिखा, क्योंकि मैम ये हमें मिला डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, यानी लकड़ी। ठीक है जी। हमने मिथेनॉल तो बेटा इसका आईयूपैक नेम हो गया। कैसे हुआ वो मैं आगे बताऊंगी। अभी के लिए ऐसा समझो कि CH3OH का नाम हमने वुड स्पिरिट रखा। ऐसा क्यों रखा मैम, इसका नाम आपने वुड स्पिरिट इसलिए रखा क्योंकि हमें ये ऑब्टेन हुआ है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसकी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया मैम, इसका नाम हमने वुड स्पिरिट रख दिया। उसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, जितने भी बेटा मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपको याद होने चाहिए। इसका नाम क्या होता है मैम, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसको जनरली हम ऑक्जेलिक एसिड के नाम से ही जानते हैं। क्या नाम होता है इसका मैम, इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्यों भाई, क्योंकि मैम ये ऑक्जेलिस प्लांट से हमें रिसीव हुआ था। ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बेटा हमें ये ऑक्जेलिस प्लांट से रिसीव हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हम लिखेंगे इसमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्जेलिस प्लांट्स। क्योंकि ये हमें ऑक्जेलिस प्लांट से रिसीव हुआ था इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, हमने इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड रख दिया। ऐसे ही बेटा हम करते थे, ऐसी ही सारी चीजें वर्क करती थी जहां पर हमें बेसिकली देखना होता था कि कोई कंपाउंड कहाँ मिल रहा है, किसने डिस्कवर किया है। उन्हीं सबके बेसिस पर जब हम नेमिंग करते थे तो इनको क्या बोलते थे मैम, इनको हम बोलते थे कॉमन या फिर ट्रिवियल मेथड्स। उसके अलावा हमें देखना है आईयूपैक सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा हमें देखना है कि आईयूपैक सिस्टम क्या होता है, जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो आईयूपैक की आपको फुल फॉर्म लिख के आनी है। लिखिएगा, आईयूपैक स्टैंड्स फॉर, you have to write that IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry।
इसकी फुल फॉर्म बेटा कुछ भी करके याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म मस्ट ही लिखनी है। आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या होती है मैम? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली बेटा ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने का ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, क्योंकि ये इंडिया में भी एप्लीकेबल है, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। आप किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम बता रहे हो किसी को, तो वो हर जगह वैलिड होगा, वो सिर्फ इंडिया में या सिर्फ आप तक वैलिड नहीं है। दिस इज वैलिड इंटरनेशनल। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड मैथड। वी विल राइट दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड मैथड। दिस इज अ स्टैंडर्ड मैथड for the naming of any organic compound। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, लिख के आना है एग्जाम में कि हमारे पास आईयूपैक क्या होता है मैम? एक स्टैंडर्ड मेथड होता है किसी भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए। अच्छा ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने वाला है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, जिस भी टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा, उस पे हमारे पास बेस्ड होता है। तो पहला लाइन क्या हो गई मैम? पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग रखने के लिए। और बेसिकली ये किस पे बेस्ड होता है मैम? ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। अब जब भी हम आईयूपैक के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं तो बेटा बहुत सारे स्टेप्स में इसकी नेमिंग होती है। तो यू कैन राइट इट इन्वॉल्व्ड मेनी स्टेप्स। यू कैन राइट इट इन्वॉल्व्ड मेनी स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स में क्या होता है मैम? बहुत सारे स्टेप्स में हमारे पास ये रिएक्शन होती है। जैसे कि पहला स्टेप क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्टली आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन ऑफ कंपाउंड। अच्छा पेरेंट चेन क्या होती है? मान लो कोई कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड में जो सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन होने वाली है, उस चेन को क्या बोलेंगे? जो सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन होने वाली है बेटा, उस चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है? लिखो, फर्स्टली आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन ऑफ एनी कंपाउंड। द पेरेंट चेन ऑफ एनी कंपाउंड, जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसकी बेटा पेरेंट चेन क्या होने वाली है, सबसे पहले तो हम यही चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देन मैम फंक्शनल ग्रुप्स, देन फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे। उसके अलावा अगर हमें प्रीफिक्सेस लगाने होंगे तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे। उसके अलावा अगर हमें सफिक्स लगाने होंगे तो हम सफिक्स लगाएंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे मैम? सबसे पहले तो हम किसी भी कार्बन की, किसी भी कंपाउंड की पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पेरेंट चेन ढूंढने के बाद में हम अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा होगा तो वो लगाएंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स लग रहा होगा तो वो लगाएंगे। अच्छा होता कैसे है प्रीफिक्स सफिक्स? थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आता है हमारे पास में प्रीफिक्स। अच्छा प्री का मतलब क्या होता है मैम? प्री का मतलब होता है पहले। प्री का क्या मतलब होता है? पहले। इसीलिए सबसे पहले कौन आएगा मैम? सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। इस ट्रिक से याद रखो कि प्री का क्या मतलब होता है मैम? प्री का मतलब होता है पहले। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा मैम? सबसे पहले प्रीफिक्स आ जाएगा। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है मैम? प्रीफिक्स के बाद आएगा वर्ड रूट। अभी बताऊंगी मैं, डिटेल में बताऊंगी वर्ड रूट क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद आएगा वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आ जाएगा सफिक्स। वर्ड रूट के बाद क्या आ जाएगा? वर्ड रूट के बाद आ जाएगा बेटा आपका सफिक्स। अब याद रहेगा ना प्रीफिक्स पहले क्या आया, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, तो सबसे पहले क्या आ गया मैम? प्रीफिक्स आ गया। फिर हमारा रूट वर्ड आएगा, यानी कि बेसिकली पेरेंट चेन पे बेस्ड होता है ये रूट वर्ड। अभी मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। फिर कौन आ जाएगा? फिर मैम हमारे पास सफिक्स आ जाएगा। अच्छा ये जो रूट वर्ड होता है वो हम कैसे निकालेंगे मैम? ये रूट वर्ड आप निकालोगे पेरेंट चेन के थ्रू। कैसे निकालेंगे मैम? ये रूट वर्ड हम निकालेंगे पेरेंट चेन के थ्रू। पेरेंट चेन मतलब मैम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
पेरेंट चेन कौन सी वाली होती है मैम? जो सबसे लंबी कार्बन चेन होगी वो पेरेंट चेन होगी। उसी में हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमारा प्रीफिक्स क्या होने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, लेट अस सपोज वी आर हैविंग CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, एक यहाँ पर CH कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है मैम? ये हमारे पास एक सीधी सिंपल सी पेरेंट चेन आ गई। अब यहाँ पर मैं चेंज करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करने जा रही हूँ। मान लो मैंने इस 2 को यहाँ से हटा दिया, मान लो मैंने इस 2 को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया बेटा एक CH3। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। हमारे पास चेन कैसी कैसी कंसिडर कर सकते हो मैम? हम एक तो ये वाली चेन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं मैम? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन मैम यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हमने ये वाली चेन कंसिडर कर ली, ठीक। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं मैम? उसके अलावा आप एक बार ये वाली चेन कंसिडर करके देखो। अगर हम ये सीधी सीधी चेन कंसिडर कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं मैम? यहाँ पर अगर आप कार्बन की बात करोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ रहे हैं मैम? 5 कार्बन आ रहे हैं। जब हमने ये वाली चेन चूज करी थी तो केवल 4 कार्बन आ रहे थे। जब हमने एकदम सीधी सीधी चेन चूज करी तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन। हमें क्या चूज करना है? पेरेंट चेन। कौन सी होती है पेरेंट चेन? जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। 4 कार्बन वाली तो लॉन्गेस्ट नहीं थी, लॉन्गेस्ट थी जिसमें हमारे पास 5 कार्बन आ रहे होंगे। तो मेरी बात याद रखना बेटा, पेरेंट चेन वो वाली चेन होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वही हमारी पेरेंट चेन होती है। तो यहाँ पर 5 कार्बन थे तो ये क्या हो गई मैम? ये पेरेंट चेन हो गई। और ये वाला जो हमने यहाँ पर ग्रुप लगाया है, ये ग्रुप कैसा हो जाएगा मैम? ये आपका फंक्शनल ग्रुप के जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा ये मैम? ये जो आपने साइड में ग्रुप लगाया है ना, ये फंक्शनल ग्रुप के जैसा काम करेगा। समझ में आया? या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा मैम? ये हमारा एक तरीके से प्रीफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये वाला मैम? ये हमारा एक तरीके से प्रीफिक्स के जैसा काम करेगा। समझ आया? अच्छा, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब होता है जैसे कि प्राइमरी ग्रुप, इसका मतलब होता है प्राइमरी ग्रुप, या हम प्राइमरी लिख लेते हैं इसका मतलब। जैसे कि बेटा कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास में ये बेसिकली हमारे पास में रिंग बन रही है, हमने इस रिंग में क्योंकि एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे मैम? हम इसके नाम के आगे साइक्लो लगा देंगे। तो बेटा ये जो साइक्लो वर्ड आपने यूज किया है ना, वो भी एक तरीके का प्रीफिक्स होता है। ये साइक्लो जो हमने यूज किया है वो क्या हो जाएगा मैम? ये साइक्लो जो आपने यूज किया है वो क्या होता है? वो बेटा एक तरीके का प्रीफिक्स होता है। समझ में आया? तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स तो ये हमारा हो गया। अच्छा, सफिक्स क्या होगा मैम? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अगर कभी भी हमारे पास में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा, अगर हमारे पास में कभी भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा होगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? मान लो ये हमारे पास पेरेंट चेन है, इसी में अगर मैं कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा देती तो वो क्या हो जाता मैम? वो सफिक्स के जैसा बिहेव करने लगता। बताओ, बताती हूँ कैसे। आ जाओ बताती हूँ कैसे सफिक्स के जैसा बिहेव करेगा, समझो। सपोज बेटा हमारे पास में एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के नाम मतलब क्या होते हैं? कल ही बेटा मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड का नेम खत्म होता है हमारे पास एन से, है ना। अगर डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो नाम कैसे खत्म होता है? तब मैम नाम खत्म होता है इन से। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाया था ना क्लासिफिकेशन में, बस वही चीज। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है तो नेम कहाँ से एंड होगा मैम? आइन से एंड होगा। तो बेटा ये एन, इन, आइन ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये सब के सब आपके सफिक्स ही तो हैं। क्या है ये सारे मैम? ये सारे के सारे हम सफिक्स ही तो लगा रहे हैं। सफिक्स यानी एकदम एंड में किसी चीज को ऐड करना। सिंगल बॉन्ड आया, हमने लास्ट में एन ऐड किया, सफिक्स है। डबल बॉन्ड आया, लास्ट में हमने इन ऐड किया, सफिक्स है। ट्रिपल बॉन्ड आया, लास्ट में हमने आइन ऐड किया, क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, है ना जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बेटा, याद रखना, सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स अभी डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद क्या आएगा मैम? 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है मैम? प्रीफिक्स के बाद आ जाता है वर्ड रूट। तो प्रीफिक्स के बाद क्या आ जाएगा? सीधे सीधे उसके बाद आप लिख दो वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद कौन आता है मैम? ऊपर ही लिखा हुआ है आपने, सफिक्स आता है। तो पहले कौन आएगा मैम? पहले आएगा 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स के बाद कौन आएगा मैम? आएगा 2 डिग्री सफिक्स। तो ये आपका नॉर्मल
ट्रेंड हो जाएगा, इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ऐसे ही इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ऐसे ही हमें नॉमेनक्लेचर करना है। अगर सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट यानी कितनी पेरेंट चेन है, अगर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अच्छा, वर्ड रूट में भी काफी बच्चों को दिक्कत आ सकती है कि मैम हम वर्ड रूट कैसे पहचानेंगे, वर्ड रूट हमें कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा तुम्हारे पास एक है तो उसका नाम कैसे एंड होगा, ये मैं बता चुकी थी, फिर से समझा रही हूँ, अच्छे से समझना। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है बेटा तो उसका नाम शुरू होगा मिथ से, यानी हम अपनी पेरेंट चेन यानी वर्ड रूट में हम क्या लिखेंगे मैम, आप वर्ड रूट में लिखोगे मिथ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं तो हम वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, तो हम वर्ड रूट में लिखेंगे एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो क्या लिखेंगे मैम, लिखेंगे प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 4 होंगे तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा मैम, ब्यूट आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 6 होंगे तो वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स। वर्ड रूट अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 आ जाते हैं तो वर्ड रूट हमारे पास आ जाएगा हेप्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 आ जाते हैं तो वर्ड रूट आ जाएगा बेटा ऑक्ट। समझ आया? इस तरीके से हमारे पास चलते रहेंगे पूरे सिस्टम। जैसे कि अगर मैं आपको मिथ का फॉर्मूला बताऊं यानी मीथेन का फॉर्मूला अगर हम बता दें तो क्या होता है मैम, इसका फॉर्मूला होता है CH4। इथेन का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन मैम सिंपल सी चीज है, इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH3, है ना जी। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है मैम, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2CH3। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3CH2CH2CH3। किसका फॉर्मूला हो गया, ब्यूटेन का। पेंटेन में 5 कार्बन, देखिए बेटा फॉर्मूला CH3CH2CH2CH2CH3। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन किसका है, पेंट का। हेक्सेन का लिखना है, बस ऐसे ही कर दो बेटा CH3CH2CH2CH2CH2CH3। समझ आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, बस हम इसी तरीके से अपना फॉर्मूला लिखते चले आ रहे हैं और ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूले आते चले जाएंगे। इनको हमने क्या बोला मैम, ये हमारे पास हो गए फॉर्मूले। इस तरीके से बेटा आपको वर्ड रूट लिखना है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक और बात ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। लेट अस सपोज बेटा मीथेन का फॉर्मूला क्या था मैम, मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास में CH4 था। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि कार्बन कैसा होता है मैम, कार्बन होता है टेट्रावेलेंट, यानी केवल और केवल ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड के आगे एक बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। इट विल ओनली मेक 4 बॉन्ड्स ओनली, है ना जी। अब मान लो बेटा हम ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं, हमें 2 कार्बन लगाने हैं, तो हम क्या लगाएंगे मैम, इसको हटा के हमने दूसरा कार्बन लगा दिया, है ना। अब दूसरा कार्बन तो मैम आपने लगा दिया, लेकिन आप उस कार्बन की वैलेंसी भी तो कंप्लीट करो। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना पाता है और दूसरा जो आपने मैम कार्बन लगाया है वो तो एक ही बॉन्ड बना पाया है, यानी 3 बॉन्ड उसके अभी बाकी हैं। तो वो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा मैम, वो 3 बॉन्ड आप 3 हाइड्रोजन बना के बना दो। और देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया मैम, ये फॉर्मूला बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या C2H6। और जरा ध्यान से देखना, क्या ये C2H6 नहीं है, क्या ये CH3CH3 नहीं है ना। बस इसी तरीके से मीथेन के बाद इथेन आया, जब हमने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल ग्रुप से। किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैम, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जब इस CH3 ग्रुप से, ये इसमें से 4 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा इस CH3 से। क्या आ गया हमारे पास में मैम इथाइल आ गया। क्या आ गया मैम, इथाइल आ गया। वापस से ध्यान से समझो, अब इसमें भी हमने एक हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसमें भी मैम ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हटा दिया। जब इस हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ पर क्या रह गया मैम, CH2 रह गया। और इस हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड कर दिया मैम, CH3 ऐड कर दिया, है ना। उसके बाद एक और कार्बन बढ़ा तो हमने क्या किया मैम, जब एक और कार्बन बढ़ा तो हमने यहाँ से इस हाइड्रोजन को कम किया, क्या रह गया बेचारा, CH2 ही रह गया। और इस हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड कर दिया मैम, CH3 ऐड कर दिया। किसका फॉर्मूला बन गया मैम, ब्यूटेन का फॉर्मूला बन गया। समझ आ रही है ना चीजें, फिर से समझो। फिर से मैम हमने इससे एक हाइड्रोजन कम किया, देखिए ये हाइड्रोजन कम हो गया है यहाँ पे। और क्या किया मैम, इस हाइड्रोजन की जगह हमने पूरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब क्योंकि ये नेमिंग किसके लिए रखी है मैंने, ये नेमिंग मैंने एल्केन्स के लिए रखी है,
इसीलिए ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है, सबके सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग एल्केन्स की नेमिंग समझेंगे, जब हम एल्कीन की नेमिंग समझेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में बीच में डबल बॉन्ड्स, है ना। तो इस तरीके से हम नेमिंग समझेंगे। सबसे पहले हमने एल्केन की नेमिंग समझी। एल्केन की नेमिंग में बेटा आपको मुझे नहीं लग रहा कोई भी डाउट होगा, क्या कोई भी डाउट बचा है कैसे हम यहाँ पर नेमिंग रख रहे हैं, क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना चीजें। आई जस्ट होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब एक हेडिंग डालते हैं अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स समझते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप्स मतलब क्या। ऐसे समझो बेटा जैसे कि सपोज हमारे पास ये मीथेन है ना। अब मीथेन में कितने का हाइड्रोजन है मैम, 4 हाइड्रोजन है। अगर बेटा मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, यानी कि अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दे तो क्या बचेगा मैम, तो हमारे पास CH3 बचा होगा। समझना ये क्या था मैम, ये था हमारे पास मीथेन ग्रुप। अब मीथेन में से जब मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया क्या बचा मैम, CH3 बचा। इसी CH3 को बेटा हम कह देंगे मिथाइल। इसी CH3 को क्या कह देंगे मैम, हम मिथाइल कह देंगे। तो समझिएगा कोई एल्केन है हमारे पास में, उस एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो वो क्या बन जाएगा मैम, अगर एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा मैम, वो बन जाएगा अल्काइल। और ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं मैम, अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। समझ आया। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड, हम लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग, it is obtained by removing one hydrogen atom from any alkane। कैसे ऑब्टेन होगा मैम ये, कोई भी अगर आपके पास में एल्केन है तो अगर एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा मैम, हमें अल्काइल मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए मैम, एग्जाम्पल के रूप में आप ले लो मिथाइल, CH4 होता है हमारे पास, मिथाइल क्या बचेगा मैम, केवल CH3 बचेगा। उसके अलावा हम ले सकते हैं इथाइल। इथाइल क्या होता है मैम, C2H6 होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन कम कर दो क्या बचेगा, C2H5 बचेगा। उसके अलावा प्रोपाइल, प्रोप मतलब कितने कार्बन होंगे मैम, 3 कार्बन होंगे। बता दो भाई प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा मैम, इसका हो जाएगा हमारे पास में CH3 CH2, CH3 होता है लेकिन एक हाइड्रोजन कम करना है तो हमारे पास तो हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया मैम, ये प्रोपाइल का फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक टर्म होता है जो आप नया पढ़ोगे, नया समझोगे, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आइसोप्रोपाइल। आयुपैक में बहुत बार आएगा आपके लिए आइसोप्रोपाइल। तो आइसो वर्ड कब लगाएंगे, आइसो वर्ड हम यहाँ पर कब लगाएंगे समझिएगा, हमारे पास CH3 CH2 CH2 ऐसा कुछ तो है बेटा। और कोई भी ग्रुप अगर अब यहां से कनेक्टेड है, इस सेकेंड एटम से अगर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है बेटा, इस सेकेंड एटम से अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप कनेक्टेड होगा तो वो क्या कहलाएगा मैम, वो कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। कोई भी ग्रुप अगर ये सेकेंड वाले कार्बन पे लगा होगा इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। समझ में आ गया, क्या बोलेंगे मैम, इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपके पास में एन ब्यूटाइल। अच्छा एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है बेटा नॉर्मल। एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए CH3 CH2 CH2 होना तो CH3 चाहिए लेकिन एक हाइड्रोजन हमें कम करना है, अल्काइल ग्रुप्स का हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मैम, ये CH2 हो जाएगा, है ना। अब बेसिकली कोई एटम अगर यहाँ से कनेक्टेड होगा, इस डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड होगा तो वो क्या हो जाएगा मैम, वो हमारे पास एन ब्यूटाइल हो जाएगा। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आ जाता है दैट इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आयुपैक सिस्टम में आइसोब्यूटाइल बहुत बार आता है। आइसो का मतलब क्या मैम, सेकंड कार्बन पे, जब भी हम सेकंड कार्बन पे कोई ग्रुप लगा देते हैं वो होता है आइसो। जैसे कि CH3 CH CH2 और यहाँ पर अगर हमने CH3 लगा दिया, समझो CH3 CH CH2 और यहाँ पर अगर हमने CH3 लगा दिया तो क्या बन जाएगा ये मैम, ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैम हमारे पास में आइसोब्यूटाइल। तो समझ में आना चाहिए बेटा, एन ब्यूटाइल का मतलब है एकदम नॉर्मल सी चेन बनेगी, आइसो का मतलब है कि सेकंड नंबर पे कोई भी ग्रुप लग जाएगा।
समझ आया? तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो हमें याद रखने पड़ेंगे, इन सारे टर्मिनोलॉजी से ही आगे का हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। और जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम पूछा जा सकता है, चाहे आइसो पूछा जा सकता है, चाहे नॉर्मल पूछा जा सकता है। आगे आप एक दो चीजें और पढ़ोगे, जैसे सेक्स क्या होता है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कवर और पढ़ने वाले हैं। डन? इतनी चीजें समझ आई? तो ये बेटा हमारे पास पूरा बेसिक हो गया। अब हम समझने वाले हैं कुछ रूल्स के बारे में कि भाई जो हम IUPAC करते हैं, IUPAC सिस्टम के थ्रू नेमिंग करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। जब हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं भाई, जब भी हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो IUPAC कुछ रूल्स को फॉलो करता है। किन रूल्स को फॉलो करता है वही हमें यहाँ पर देखना है। IUPAC किन रूल्स को फॉलो करता है हमें यहाँ पर बस उन्हीं के बारे में समझना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है मैम, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं मैम, जिसे हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं, और उसके बाद नंबरिंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रूल होगा सिलेक्ट द पेरेंट चेन, या मैं लिख देती हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्ट द, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड स्टार्ट नंबरिंग। क्या करना होता है मैम, सबसे पहले तो आपको एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, उसके बाद में नंबरिंग स्टार्ट कर देनी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर देंगे मैम, नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करो जहां नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे, यानी एंड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर number of substituents are more, number of substituents are more। कहां से करनी है मैम, जहां से हमारे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होने वाले हैं, जहां भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे आप वहां से क्या कर दो, नेमिंग कर दो। जैसे कि एक चेन बनाते हैं, चेन कुछ इस टाइप की बनाते हैं हम, CH3 CH2 CH2। ये हमने क्या करा, हमने एक कार्बन की चेन बनाई, फिर एक और यहां से बना देते हैं CH3 CH CH3, एक और यहां से बना देते हैं। जब ये कर रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा दूसरा वाला, समझो हम क्या कर रहे हैं। यस, हमने क्या किया, हमने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाई और इस CH से नीचे क्या लगाया, CH2 CH CH3 ग्रुप लगाया, और इस CH के नीचे हमने एक और यहाँ पर क्या कर दिया मैम, मिथाइल ग्रुप लगाया। अब यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि कौन सी चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, बताओ कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। सबसे पहले तो मैम इस वाली चेन पे हम देखने की कोशिश करते हैं, कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम की ये चेन आ रही है। चलिए चलो भाई, 6 कार्बन एटम की चेन आ गई। अब हम एक और चेन सिलेक्ट करते हैं, हमने क्या किया है, इस मिथाइल को रहने देते हैं, सिर्फ इतनी ही सिलेक्ट करते हैं, इस मिथाइल को रहने देते हैं। सिर्फ इतनी हमने क्या की, एक चेन सिलेक्ट करी। देखो जरा कार्बन एटम कितने हो रहे हैं, देखना जरा कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन एटम है मैम, यहाँ पर 7 कार्बन एटम है। डन। तो कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कि ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है मैम, नो डाउट ये वाली जो चेन है वो हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है ना जी। अब क्योंकि ये हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है तो ये हमारी क्या हो गई मैम, ये हमारे पास हो गई पेरेंट चेन। क्या हो गई है मैम, ये हमारे पास हो गई पेरेंट चेन। तो आपको बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट क्या करना है मैम, हमें एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। जो पेरेंट चेन होगी वही क्या होगी मैम, वही हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने वाली है ना जी। अब ऐसा, अब दूसरा रूल लिखिए जरा, दूसरा रूल लिखना।
दूसरा रूल हमारे पास है कि इफ द पेरेंट चेन हैज 2 और मोर सब्सटीट्यूट्स, या फिर पेरेंट चेन के पास में बेटा इक्वल पोजीशन पे सब्सटीट्यूट्स लगे हुए हैं, तब हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। मान लो कोई इस तरीके की पेरेंट चेन है, अगर पेरेंट चेन के पास 2 और मोर सब्सटीट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशन पे लगे हैं, यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ द पेरेंट चेन have 2 or more substituents at equivalent position, यानी सेम पोजीशन पे, then naming of the organic compound समझ आ रहा है ना मैंने क्या किया। मैं यहां पर बोल रही हूं कि अगर पेरेंट चेन के पास 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशन पे लगे हैं, देन हम क्या करेंगे, देन नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली यानी हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं मैम, अल्फाबेट्स में जो सबसे पहले आता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मान लो सेम पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, उसी पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा है, एम पहले आता है या पहले ई आता है, मैम पहले ई आता है, तो हम पहले बेटा इथाइल ग्रुप रखेंगे ना कि मिथाइल ग्रुप। समझ में आया हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं मैम, हम अल्फाबेटिकली यहाँ पर बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम चलाने वाले हैं। समझ आ गया। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि CH3 CH2 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 डन। ठीक, ये हमने क्या बना दी मैम, सबसे पहले तो आपने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाई। अब यहां पर आप क्या बना रहे हो, यहां पर आपने मैम एक बना दिया मिथाइल ग्रुप। ठीक है जी, यहां पर हमने क्या बना दिया मैम, यहां पर आपने एक मिथाइल ग्रुप बनाया, तो हमें एक हाइड्रोजन यहां से कम करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो कम कर दिया। जब हमने हाइड्रोजन कम कर दिया तो हमारे पास यहाँ CH बचा। हमने क्या कर दिया मैम, हमने यहाँ से हाइड्रोजन कम कर दिया। अब ये कौन सी पोजीशन पे बनाया है मैम, ये आपने 3rd पोजीशन पे बनाया है, ये आपने ग्रुप लगाया है 3rd पोजीशन पे। तो उस डायरेक्शन में भी हम 3rd पोजीशन पे ग्रुप लगाते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास आया 3rd पोजीशन। अब अगर यहाँ हम बेसिकली लगाते हैं तो देखो क्या होगा, CH और ये 3rd पोजीशन है, मान लो यहाँ पर हमने ग्रुप लगा दिया CH3 CH2, है ना। अब ध्यान से सुनो, ये भी हमारे 3rd पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, ये भी हमारे 3rd पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है। अब हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, इस ग्रुप का क्या नाम है मैम, इस ग्रुप का नाम है मिथाइल CH3, इस ग्रुप का क्या नाम है मैम, इस ग्रुप का नाम है इथाइल, दैट इज C2H5। किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे मैम, इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो हम सबसे पहले नेमिंग में क्या रखने वाले हैं मैम, नेमिंग में आप रखने वाले हो इथाइल। तो अगर मैं इसका नाम लिख के दिखाऊं तो देखो कौन सी पोजीशन पे इथाइल लगा है मैम, 3rd पोजीशन पे इथाइल लगा है, यानी इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा मैम, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, क्योंकि 3rd पोजीशन पे इथाइल लगा था। उसके बाद इधर 3 है तो यहाँ पे 4 5 6 पोजीशन पे क्या लगा है, 3 पे मैम इथाइल लगा है, 6 पे क्या लगा है मैम, 6 पे हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है। तो 3 इथाइल 6 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। 8 कार्बन की चेन में हम वर्ड रूट क्या आ जाएगा मैम, 8 के लिए वर्ड रूट आता है ऑक्ट। क्या वर्ड रूट आता है, ऑक्ट। क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है मैम, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लास्ट में क्या आता है, एन, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। तो देखो भाई हमारी नेमिंग क्या हो गई मैम, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया 3 इथाइल, पहले हमने इथाइल का नाम रखा क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्या नाम आ गया इसका मैम, इसका नाम आ गया 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। इतनी चीजें क्लियर है क्या, क्या इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा एक और चीज, जो पोजीशन लिख रहे हैं बेटा हम कैसे लिख रहे हैं मैम, आप पोजीशन कॉमा लगाकर लिख रहे हो। जैसे कि 3rd रूल हम यही बना देते हैं, 3rd रूल हमारा यही हो जाएगा। 3rd रूल क्या हो जाएगा, 3rd रूल बेटा आपके पास हो जाएगा, पोजीशन इज ऑलवेज रिटन इन कॉमास। जो भी हम यहाँ पर पोजीशन लिख रहे होंगे वो कैसे लिखेंगे, याद रखना, द नंबर ऑफ पोजीशन इज रिटन बाय यूजिंग कॉमास। तो क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ पोजीशन
the number of position is written by using commas. कैसे लिखेंगे? हमेशा मैम कॉमा का यूज करके लिखेंगे। ठीक है जी, जब जब हमें पोजीशन लिखनी होगी हम कैसे लिखेंगे? हम कॉमास का यूज करके यहां पर लिखेंगे और बेसिकली प्रीफिक्स के साथ में लिखेंगे एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। साथ ही साथ में हम क्या लेंगे मैम? आप प्रीफिक्स भी अप्रोप्रिएट चूज कर लेंगे, राइट? अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स के साथ में हम बेसिकली अपनी पोजीशंस यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद में अगर हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया बेटा और वो ब्रांच चेन को कैरी कर रहा है तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे? लिखो, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट, लिखिए इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट carries a branched chain, मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया या कोई पेरेंट चेन आ गया, अगर उसमें क्या आ रही है मैम? उसमें अगर ब्रांच्ड चेन आ रही है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बेटा सेपरेटली करनी है। देन नेमिंग ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट is done separately by using brackets. कैसे करेंगे मैम? सेपरेटली करेंगे ब्रैकेट्स का यूज करके। ठीक है जी, कैसे नेमिंग करने वाले हैं मैम? इसकी नेमिंग हम सेपरेटली करने वाले हैं, अपने ब्रैकेट्स का यूज करके आराम से हम इसकी नेमिंग कर देंगे। डन? क्या इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई? अच्छा, इसकी आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल लिखिएगा, लेट अस सपोज वी आर हैविंग CH3 CH2 हमने यहाँ पर सबसे पहले तो क्या बना लिया? सबसे पहले तो मैम आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना लिया। अब इस CH के नीचे क्या आ जाएगा मैम? इसके नीचे हमारे पास बेसिकली CH3 आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा। डन? क्या आ गया मैम? यहाँ पर आपका CH2 CH3 आ गया, या फिर CH3 रहने देते हैं और एक और यहाँ पर से रिंग निकाल लेते हैं। यहाँ आ गया CH3 और हमने एक और ब्रांच लगा दिया। अब ये ब्रांच क्या हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा हमारे पास CH2 CH3 CH ही रहेगा यहाँ पर। ये बैलेंसिंग बेटा आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, CH CH3 CH3। डन? ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन गया मैम? ये सिस्टम बन गया। अब देखिए हमें नेमिंग कैसे देनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे पेरेंट चेन कौन सी होने वाली है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम की चेन है। अगर हम ये वाली रिंग कैरी करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास ये कितने कार्बन एटम की चेन आ रही है मैम? केवल 8 कार्बन की चेन आ रही है। तो हम कौन सी लेने वाले हैं मैम? हम 10 कार्बन एटम की चेन लेंगे। यानी पेरेंट चेन कौन सी होने वाली है? ये वाली जो हमारे पास चेन होने वाली है बेटा, ये कौन सी होने वाली है मैम? ये होने वाली है हमारे पास में पेरेंट चेन। क्या होने वाली है? पेरेंट चेन। अब देखो ब्रांच कौन से कार्बन पे लगना शुरू हुई है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे लगना शुरू हुई है। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे लगना शुरू हुई है। तो जहां से कम नंबरिंग आएंगे हम वहां से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे लगना शुरू हुई है तो हम यहाँ पर इसको क्या दे दिया मैम? इसको आपने फिफ्थ प्रायोरिटी दे दिया। ठीक, अच्छा फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है मैम? फिफ्थ पे पहला सब्स्टिट्यूएंट तो ये CH लगा हुआ है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है मैम? दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फिर से ये CH लगा हुआ है। यानी सबसे पहले पोजीशन कौन सी है मैम? सबसे पहली पोजीशन हमारे पास फिफ्थ आएगी, क्योंकि फिफ्थ से सब्स्टिट्यूएंट लगना शुरू हुआ। फिर हम लगाएंगे डैश। यहाँ 2 और सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं ब्रांच बना के, तो हम लगा देंगे ब्रैकेट। अब मिथाइल एक कैसा काम करेगा मैम? ये फंक्शनल ग्रुप के जैसा काम करेगा। ये भी मिथाइल कैसा काम करेगा मैम? फंक्शनल ग्रुप के जैसा काम करेगा। तो कौन कौन से सिस्टम पे मिथाइल लगा है मैम? कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल लगा है, कार्बन नंबर 2 पे देखिए 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो अब हमारे पास में क्या आ जाएगा मैम? हमारे पास में आ जाएगा 1,2 डाई मिथाइल। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1,2
डाइमिथाइल। और फिर कितने कार्बन की चेन है मैम? 1 2 3, ये वाली 3 कार्बन की चेन है, जो कि क्या हो जाएगी मैम? जो कि हो जाएगी प्रोपाइल। तो ये हमारे पास क्या हुआ मैम? 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन कितनी लंबी है मैम? 10 कार्बन की पेरेंट चेन है, और 10 कार्बन की पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं? 10 कार्बन की पेरेंट चेन को बोलते हैं डेकेन। 10 कार्बन की पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं? डेकेन। ये क्या हो गया मैम? ये हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या हो गया ये मैम? ये हो गया हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बेटा देख लो, मैंने पूरे लेक्चर में आपको क्या क्या कवर कराया। सबसे पहले तो हमने देखा कि IUPAC होता कितने टाइप, हमने नेमिंग नोमेनक्लेचर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला कॉमन नेम, दूसरा IUPAC नेम। कॉमन नेम तो हमारा नॉर्मली हम रख देते हैं कि कहाँ से हमें कोई चीज ऑब्टेन हुई, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ से किसने उसको डिस्कवर किया, ये कॉमन नेम रख दिया करते थे। और उसके अलावा जब हम IUPAC रखते थे तो वो इंटरनेशनल नेम्स होते थे, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम प्रीफिक्स रखते हैं, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद सफिक्स रखेंगे। सफिक्स में हमारे पास एन, इन, आइन, कितने डबल कितने ट्रिपल बॉन्ड है वो सब आएंगे। प्रीफिक्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करा जा रहा है वो आ जाएगा। उसके अलावा हमारे वर्ड रूट यानी पेरेंट चेन कैसे पहचानेंगे? जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन हमें हमेशा चूज करना है। सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स होगा एन, डबल बॉन्ड पे इन, और ट्रिपल बॉन्ड पे इट विल बी आइन। जैसे कि ये मैंने आपको वर्ड रूट की पूरी टेबल बता दी कि अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट ये सारे के सारे होंगे, है ना। ये वर्ड रूट की टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। उसके बाद में अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अल्काइल ग्रुप्स के बाद किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, जब एग्जाम में आए बेटा तो ये रूल्स लिखकर आना, है ना। ये रूल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में लिखकर आना, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये रूल्स लिखकर आएंगे हम, और इस तरीके से हम क्या कर देंगे मैम? हम नेमिंग कर देंगे। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एल्कीन और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बताऊंगी कि एल्कीन और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकती हूँ। आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ आई होगी। मैं जल्दी ही इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर आऊंगी। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक उतना बेटर समझ में नहीं आएगा। अभी रूल समझो, अगले लेक्चर में या कभी भी मैं जल्दी ही आपके लिए नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो बहुत डिटेल में हमें सारी चीजें समझ आएंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, टेक केयर।